जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं स्टडी विद मनोरंजन यूट्यूब चैनल। उत्कर्ष क्लासेस डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करते हैं। और दोस्तों, यह फुल पत्ती वाली क्लास है। और इस करंट अफेयर्स में दोस्तों आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा, जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो ये हैंडराइटिंग नोट्स में आप तक ये पहुंचाया जा रहा है। इस नोट्स को अगर आप चाहते हैं, इस हैंडराइटिंग नोट्स को चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ मनोरंजन ऑफिशियल से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किए हुए, पहली बार चैनल को देखते होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। हाल ही में बताना है कि लाई तिंगते किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। लाई तेंगते ये आपको ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। ठीक है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारियां, ये जानकारी हमें लेना चाहिए। ताइवान में ये विलियम आई के नाम से फेमस है। यह लाई तेंगते यह विलियम लाई के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं, यह 20 मई को यह राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। और वहाँ पर एक द्वीप बड़ा ही मशहूर है, फार्मोसा द्वीप। ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, फार्मोसा द्वीप कहाँ है, तो ये आपको ताइवान। ठीक है। और 1949 ईस्वी में चीन में और ताइवान अलग अलग सरकार बन गई थी। तो 1949 ईस्वी में चीन और ताइवान में अलग अलग सरकार बनी हुई थी। ताइवान की राजधानी कहाँ पूछता है दोस्तों, तो इसकी राजधानी क्या है, तो ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे है। और बात करते हैं, क्रोएशिया कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में क्रोएशिया है, क्रोएशिया। और बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको बनाया गया है, तो अंद्रेज पेल्कोविक को बनाया गया है। अंद्रेज पेल्कोविक को बनाया गया है क्रोएशिया को। यूरो को अपनाने वाला ये आपको 20वां कंट्री है। यूरो को अपनाने वाला ये 20वां कंट्री था क्रोएशिया। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और फिलीपींस की राजधानी क्या है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। और भारत सरकार फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। और वियतनाम की मुद्रा को क्या बोलते हैं, डोंग बोला जाता है। वियतनाम की मुद्रा को डोंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो ये रूस के। तो ये 5वीं बार बने हुए हैं। तो ये 5वीं बार लगातार व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बन चुके हैं रूस के। और स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री बने हुए जॉन स्विनी। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के पीएम बने हुए हैं। जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के पीएम बने हैं। और रूस के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, तो मिखाइल मिशुस्तिनी को बनाया गया। मिखाइल मिशुस्तिनी को बनाया गया है रूस के प्रधानमंत्री। और चाड के राष्ट्रपति बने हुए, चाड देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, चाड के राष्ट्रपति इर्दिस डेबी बने हुए हैं। इर्दिस डेबी जो है ये सैन तनासा चाड के राष्ट्रपति बने हैं, इर्दिस डेबी बने हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियां रखेंगे। वहीं सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, लॉरेंस बोंगो को बनाया गया है। लॉरेंस बोंगो को इसको प्रधानमंत्री बनाएगा सिंगापुर। और स्लोवाकिया के राष्ट्रपति किसको बनाया गया दोस्तों, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेनिग्री ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्लोवाकिया के राष्ट्र प्रधानमंत्री पर 5 गोली मारी गई, तो उनका नाम क्या था। स्लोवाकिया पर अभी हाल ही खबर में ये बना था, तो वहाँ के प्रधानमंत्री पर 5 गोली चली गए थे, जिसमें एक गोली पेट पर लगा हुआ था। और ये स्लोवाकिया के पीएम कौन है, रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के पीएम थे। तो ये जितने भी नियुक्तियां किया गया था, इंपॉर्टेंट जानकारियां आप तक मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है भाई? तो ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर प्रतियोगिता स्विमिंग पूल बना दिया गया है। यह कहाँ है? तो ये आपको भूटान में है। भूटान में है। भूटान की राजधानी थिम्पू, थंडरबोल्ट के नाम से आपको भूटान को बोला जाता है। और भूटान सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कार किया गया, वह सर्वोच्च सम्मान। तो उस पुरस्कार को आपको थोड़ा सा याद भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर प्रतियोगिता स्विमिंग पूल का कहाँ बनाया गया? तो भूटान की राजधानी थिम्पू में बनाया गया। भूटान की राजधानी कहाँ? थिम्पू में बनाया गया है। और इसकी हाइट पर बात करते हैं। 2400 किलोमीटर की हाइट पर ये है। और ये किसके तहत बनाया गया? फुल ऑफ ऑल के तहत बनाया गया है। अब चलिए कुछ राजधानियाँ हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट राजधानियाँ जानना जरूरी है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा। भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी आपको भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी रोम है। और अक्साई चीन किसके पास है? अक्साई चीन किसके पास है? तो अक्साई चीन चीन के पास है। और अक्साई चीन को क्या बोलते हैं? LAC बोलते हैं। LAC बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। भूटान के सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन है भाई? अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य जो है ये भूटान के साथ सीमा बनाने वाला राज्य। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य जो है यह भूटान के साथ सीमा बनाता है। और सबसे ज़्यादा लंबा सीमा कौन सा बनाता है देश के साथ? तो ये आपको बांग्लादेश। सबसे छोटा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लर्न टर्म क्वेश्चन में देश की सबसे ऊंचा सुरंग सेला सुरंग जो है देश की सबसे ऊंचा सेला सुरंग है। और ये अरुणाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? पश्चिमी कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है सेला सुरंग। ये आपको अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा सुरंग है। और विश्व के सबसे ऊंचाई पर युद्ध भूमि कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर। और यह किस घाटी में है? सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में। नुब्रा घाटी में किस फसल की खेती की जाती है? सेब की फसल की जाती है। और ध्यान रखेंगे चीन में सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था कब? 1984 में चलाया गया था। सियाचिन में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सियाचिन कहाँ स्थित है? तो किस हिमालय में आपको देखने को मिलेगा? काराकोरम श्रेणी में सियाचिन जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में है सियाचिन। जो नुब्रा घाटी में पूछेगा। नुब्रा घाटी सेब के लिए उत्पादक के लिए जाना है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। और विश्व की सबसे ऊंची भूमि सियाचिन। और यह किस हिमालय में है? तो काराकोरम श्रेणी में आपको देखने को मिलता है। डोकलाम विवाद, ये तो जानते हैं डोकलाम विवाद जो है किन दो देशों पर है? तो डोकलाम विवाद जो है भारत, भूटान और चीन के बीच में ये डोकलाम विवाद है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। डोकलाम विवाद भारत, भूटान, चीन के बीच में ये विवाद है। भूटान देश की सीमा भारत के किन राज्य से लगता है? कितने राज्य से लगता है? तो ये 4 राज्यों से लगता है। तो चलिए 4 राज्य से जो भूटान जो है ये लगता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है ये भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में फीफा विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको ब्राजील में किया गया है। पहली बार ब्राजील में किया गया है। फीफा महिला 2027 का आयोजन कहाँ किया गया है? किया जाएगा 27 में। तो ये आपको ब्राजील में किया जाएगा। ब्राजील में किया जाएगा। चलिए फीफा से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां भी देख लेते हैं। फीफा की स्थापना कब हुआ? तो फीफा की स्थापना जब किया गया था 1904 में किया गया था। फीफा की स्थापना 1904 में किया गया था। फीफा कहाँ स्थित है? तो आपको पेरिस में। फीफा की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो भाई तो ये जूरिक में है। और फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लियानी इन्फेंटिनो जो है वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। इस बात को ध्यान रखें। इन्फेंटिनो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और महिला फीफा विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। और महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा रहा था? तो स्पेन रहा था। स्पेन फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता स्पेन रहा था। किस देश को हराकर वो विजेता बना था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड को हरा दिया था स्पेन। और स्पेन विजेता बना था महिला वाला में।
और साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है ना? साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश पूछेगा तो ये आपको ब्राज़ील है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की मुद्रा कहाँ है? रियाल है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या हो जाएगा? ब्राज़ील की मुद्रा पूछ ले सकता है तो रियाल है। और ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में कहवा का बागान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में कहवा के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कहवा के मैदान को क्या कहते हैं? फेजेंडा बोलते हैं। कॉफी और गन्ना के उत्पादक में प्रथम देश कौन है? तो कॉफी और गन्ना के उत्पादक में ब्राज़ील देश है। और बात करते हैं अमेज़न वन कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है। अमेज़न वन जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? अमेज़न में देखने को मिलता है। ब्राज़ील में देखना, अमेज़न वन आपको ब्राज़ील में देखने पड़ता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन है? तो ये आपको अमेज़न वन क्षेत्र है। पूरा विश्व में जैव विविधता जो वाला क्षेत्र कहाँ पर है? अमेज़न वन है। और अमेज़न वन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? तो अमेज़न वन को हम लोग कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा अमेज़न वन को बोलते हैं, जो ब्राज़ील में है। जैव विविधता वाला सबसे स्थान जगह कौन है? तो ये आपको अमेज़न है। वही क्वेश्चन की बात करते हैं सेंटोस बंदरगाह ये कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह ये ब्राज़ील में है। ये कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी में उत्पादक में ब्राज़ील ही है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। G20 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राज़ील में किया जाएगा। तो G20 2025 का मेजबानी कौन सा कंट्री करेगा? तो ये ब्राज़ील करेगा, ब्राज़ील करेगा। इस बात को ध्यान रखें। 2027 का महिला वाला फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको ब्राज़ील में किया जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारी ये था। चलिए आइए ललन टॉप क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं। महिला T20 विश्व कप का मेजबान कौन करे? तब महिला T20 विश्व कप का मेजबान का देश करेगा तो आपको बांग्लादेश करेगा। महिला T20 पूछेगा तो महिला T20 का मेजबान कौन करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। पुरुष T20 अभी हाल ही में कहाँ होने वाला है? तो आपको अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाला है। तो पुरुष T20 का वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा भाई? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। वही क्वेश्चन अब महिला वाला पूछ सकता है, तो महिला वाला बांग्लादेश में खेला जाएगा। फीफा पुरुष विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा दोस्तों? तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ गया? तो आपको अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? संतोष ट्रॉफी का आयोजन आपको अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। संतोष ट्रॉफी किस खेल में से संबंधित है? फुटबॉल में। फुटबॉल में प्लेयरों की संख्या 11 होता है। फुटबॉल में प्लेयरों की संख्या 11 होता है। और अर्जेंटीना ने विश्व फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ था, अर्जेंटीना था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पर संतोष ट्रॉफी का कौन सा विजेता रहा था? संतोष ट्रॉफी का विजेता सेना रहा था। उपविजेता गोवा रहा था। सेना ने जीत लिया है संतोष ट्रॉफी और उपविजेता गोवा रहा था। इस बात को ध्यान रखेंगे। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था भाई? तो ये कतर में किया गया था। कतर में अर्जेंटीना ने इसमें विजेता था। फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में किया गया था। विजेता आपको अर्जेंटीना का प्लेयर कौन? लियोन मेसी। और फ्रांस उपविजेता रहा था। फ्रांस जो है उपविजेता रहा था। लिम्बापे जो था, लिम्बापे ये फ्रांस के प्लेयर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारा पर पहले दौरा के वार्ता किया हुआ है? तो आपको UAE के साथ ये वार्ता जारी हुआ है। तो भारत सरकार ने भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारा का पहला दौरा वार्ता किया गया है, UAE के साथ किया गया है। चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। G20 2023 का होस्ट कौन था? तो G20 2023 का होस्ट अपना भारत था। यह भारत मंडपम में किया गया था। इसका 21वां मेंबर कौन बना है? तो G20 का 21वां मेंबर बना है अफ्रीकन यूनियन होने वाला है। तो G20 का 21वां मेंबर ये अफ्रीकन यूनियन होने वाला है। G20 2024 का होस्ट कौन करेगा? तो आपको G20 2024 का होस्ट आपको ब्राज़ील करेगा। G20 का ब्राज़ील करेगा। भारत मिडिल ईस्ट एशिया
यूरोप को जोड़ने के लिए आर्थिक गलियारा बनाया गया है? भारत और मिडिल ईस्ट एशिया को जोड़ने के लिए यूरोप माने कि यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए आर्थिक गलियारा बनाया गया है। तो इसका दौरा कहाँ किया गया है? आपको यूएई में इसका गलियारा की बात किया गया है, इसको याद ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत पूर्व आर्थिक यूरोप गलियारा के नाम से जाना जाएगा। और भारत यूरोप, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस और जर्मनी इसमें शामिल होगा। भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारा में कौन कौन सा देश शामिल होगा? तो भारत शामिल होगा, यूएई होगा, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस और जर्मनी होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पर होने वाला वार्ता कहाँ किया गया है? यूएई में किया गया था। यूएई में किया गया था। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में है और 7 अमीरात शामिल इसके अंदर है ना। 7 अमीरात शामिल इसी के अंदर है। और यूएई की मुद्रा की बात करते हैं, दिरहम। दिरहम कहाँ का है? तो आपको यूएई का मुद्रा को बोलते हैं, दिरहम बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन है। अभी हाल ही में ब्लू रेजिमेंट वीजा किस देश ने जारी किया? ब्लू रेजिमेंट जो वीजा जो जारी करने वाला कौन सा? तो यूएई है। तो ब्लू रेजिमेंट जो वीजा जारी किया है तो आपको ये यूएई 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा को जारी किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में गेमिंग वीजा शुरू किया है। तो गेमिंग वीजा आपको यूएई ने किया है। आपको ब्लू रेजिडेंसी वीजा यूएई ने किया है। और डेजर्ट साइक्लोन का अभ्यास जो किया गया है यूएई में किया गया है। डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन आपको यूएई में किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और कोप 28 का आयोजन आपको यूएई में किया गया है। कोप 28 का आयोजन आपको यूएई में किया गया है। और यूएई की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यूएई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल का दूसरा पुरुष डबल का खिताब प्रतियोगिता अपने नाम कर लिया है। किस प्रतियोगिता को अपने नाम कर लिया है? इन दो जोड़ी ने थाईलैंड ओपन ने जीत लिया है। तो इस बात को ध्यान रखें। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने यह डबल पुरुषों का डबल खिताब अपने नाम किया है। तो थाईलैंड ओपन का अपना खिताब जीत लिया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2024 में पहला खिताब सात्विक चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन और उसके साथ साथ थाईलैंड ओपन, इन्होंने दूसरा का पुरुष डबल का खिताब अपने नाम कर लिया था। चलिए, ये फ्रेंच ओपन भी जीता हुआ था, थाईलैंड ओपन भी जीते हुए थे इन दो जोड़ी ने। बात करते हैं कहाँ पर जीता हुआ था? तो बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। इसको किन को हराया है लो? तो चीन को हराया हुआ है। और मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन का उप विजेता रहा है। मलेशिया ओपन और इंडिया ओपन का उप विजेता रहा है सात्विक साईराज और चिराग को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही बात है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से जो है इन दोनों प्लेयर को सम्मानित किया गया है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में थॉमस कप का विजेता कौन बना है? तो थॉमस कप का विजेता चीन। उबेर कप का भी विजेता चीन बना हुआ है। थॉमस कप और उबेर कप का विजेता आपको चीन है। और बैडमिंटन से संबंधित ये थॉमस कप खेला जाता है। पुरुषों का ये आपको थॉमस कप होता है। महिलाओं में उबेर कप होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उबेर कप जो है चीन ने जीता हुआ है इंडोनेशिया का हराकर। ये आपको उबेर कप और थॉमस कप इंडोनेशिया का हराया हुआ है। और ये जो है उबेर कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। ये महिला कप है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सुधीरमन कप आपको बैडमिंटन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन का विजेता कौन बना है? अभी फ्रेंच ओपन का विजेता तो सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। और थाईलैंड ओपन का भी खिताब जीता हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता कौन सा बना है? ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता रोहन बोपन्ना जो है सबसे उम्रदार प्लेयर ने जीत लिया है। तो ये सबसे उम्रदार प्लेयर जो है रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के
माउंट इब्बू ज्वालामुखी के भयानक विस्फोट हुआ है, उसमें इब्बू ज्वालामुखी कहाँ है? तो इब्बू ज्वालामुखी आपको इंडोनेशिया में है। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इस बात को ध्यान रखेंगे। फैसिफ रिंग ऑफ फायर के नाम से, रिंग ऑफ फायर के को फैसिफ बेल्ट के रूप में भी जानते हैं। अब देखेंगे ये प्रशांत महासागर के किनारे वाला क्षेत्र है, यह रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर के क्षेत्र में वाला क्षेत्र है। और रिंग ऑफ फायर यहाँ पर ध्यान रखेंगे, रिंग ऑफ फायर ये प्रशांत महासागर में है। दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखी 75% देखने को मिलता है। लगातार भूकंप 90% आते रहते हैं इन क्षेत्रों में, प्रशांत के सागर के क्षेत्रों में किनारे 75% ज्वालामुखी होती है सक्रिय, और भूकंप हो जाए 90% होता है। रिंग ऑफ फायर की घटना आपको प्रशांत महासागर में होती रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इंडोनेशिया ने हाल ही में रियांग ज्वालामुखी, माउंट मेरोपी और इब्बू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो 3 ज्वालामुखी की याद कीजिए, तो रियांग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, मेरोपी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, इब्बू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। तो ये 3 ज्वालामुखी याद रखेंगे। इब्बू इंडोनेशिया के बहुत सारा भयंकर विस्फोट हुआ था। और जानते हैं इब्बू जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इसका राख जो है 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह फैला हुआ था और बहुत सारे खतरा किया हुआ था। अगले बात करते हैं इंडोनेशिया में माउंट मेरोपी की जो है लावा जब ठंडा हो गया था, जब बारिश हुआ था, इसका लावा जो है पिघल कर तबाही मचा दिया था। मेरोपी जो है ये आपको इंडोनेशिया में है, इब्बू इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की वर्तमान में राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, और भविष्य में इंडोनेशिया की राजधानी ये नूरसंतरा है, और ये जकार्ता पानी में डूब जाएगा, इसलिए इस पे खतरा का निशान बना हुआ है। और इंडोनेशिया की भविष्य की राजधानी नूरसंतरा होगा। और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन है? तो आपको इंडोनेशिया। विश्व में सबसे ज़्यादा मुस्लिम की आबादी आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलती है, मुस्लिम कंट्री है। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप कौन कौन है? सुमात्रा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। सुमात्रा द्वीप पूछता रहता है तो ये इंडोनेशिया में। जावा द्वीप भी आपको इंडोनेशिया में है, ध्यान रखेंगे। सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप आपको इंडोनेशिया में देखने मिलता है। सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश आपको इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या आपको इंडोनेशिया। नूरसंतरा इंडोनेशिया की भविष्य की राजधानी होगा। इब्बू इंडोनेशिया आपको ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। रियांग ज्वालामुखी आपको इंडोनेशिया में हुआ है। रिंग ऑफ फायर आपको प्रशांत महासागर में ये घटना होती है। बात करते हैं आसियान का मुख्यालय। दोस्तों, आसियान का मुख्यालय के इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस ज्वालामुखी का ठंडा लावा बाढ़ जो इंडोनेशिया में आई हुई थी? तो ये माउंट मेरोपी, ये क्वेश्चन आपको बताए हुए थे। तो माउंट मेरोपी जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसका लावा जो है तबाही मचाया हुआ था बारिश के चलते। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम कौन है? बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में है। तो आपको ध्यान रखेंगे, बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी भारत में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और किस ज्वालामुखी को स्वर्ण उद्गार ज्वालामुखी बोलते हैं? स्वर्ण उद्गार ज्वालामुखी आपको माउंट एरेबस जो अंटार्कटिका में ये है, इसको बोलते हैं स्वर्ण उद्गार ज्वालामुखी। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में ये ज्वालामुखी मिलता है। और बात करते हैं किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ को स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछेगा तो स्ट्रोम्बोली बताइएगा। और स्वर्ण उद्गार भूमि आपको माउंट एरेबस अंटार्कटिका में ये ज्वालामुखी को बोलिएगा। और सक्रिय ज्वाला भारत में कौन? तो आपको बैरन द्वीप आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। और माउंट कोटापेक्सी ये आपको इक्वाडोर में है। माउंट कोटापेक्सी ये इक्वाडोर में है। सिनाबंग जो है ज्वालामुखी, सिनाबंग ये माउंट सिनाबंग कहाँ देखने को मिलती है? तो आपको इंडोनेशिया में मिलती है, छोटी है। आगे बढ़ते हैं। विसुवियस जो है, विसुवियस आपको इटली के अंदर है। विसुवियस जो है इटली के अंदर है। देवबंद जो है ईरान में है। देवबंद है
आपको ईरान में देखने को मिलता है। देवबंद पूछता है तो ये ईरान में है। ईरान की राजधानी तेहरान है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मौना लोआ ज्वालामुखी, मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो मौना लोआ ज्वालामुखी ये आपको हवाई द्वीप में देखने को मिलता है। मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है, इस बात को ध्यान रखें। मौना लोआ ज्वालामुखी पूछता रहता है तो आपको हवाई द्वीप में देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में जियो स्पेसिस नीदरलैंड वर्ल्ड फोरम में लीडरशिप अवार्ड में किसे को सम्मानित किया गया है? इन स्पेस को सम्मानित किया गया। जियो स्पेसिस नीदरलैंड वर्ल्ड फोरम लीडरशिप में अवार्ड में सम्मानित किया गया है। इन स्पेस को सम्मानित किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जियो स्पेशियल, अच्छा ठीक है। जियो स्पेशियल नीदरलैंड वर्ल्ड फोरम में लीडरशिप का इन स्पेस को दिया गया है। और बात करते हैं वहाँ पर यह पुरस्कार समारोह संपन्न हुआ था, नीदरलैंड के अंदर में हुआ था। और जियो स्पेशल वर्ल्ड ऑफ लीडरशिप सेरेमनी एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर में हुआ था। ये नीदरलैंड क्या जगह है? एम्स्टर्डम में जियो स्पेशल वर्ल्ड और लीडरशिप सेरेमनी का कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड में आपको जानते हैं द हेग में नीदरलैंड में आपको विश्व न्यायालय का मुख्यालय है। वही क्वेश्चन की बात करते हैं। इन स्पेस की स्थापना 2020 में किया गया था। और इन स्पेस क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम अथॉरिटी सेंटर बोला जाता है। ये आपको नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हुआ था। इन स्पेस का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद के अंदर है, सॉरी अहमदाबाद के अंदर में है। इन स्पेस का हेड क्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद के अंदर देखने को मिलता है। इन स्पेस किस विभाग के अंदर काम करती है? तो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत में काम करती है। इन स्पेस जो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम अथॉरिटी सेंटर का ये जो है किस विभाग के अंदर काम करती है? तो अंतरिक्ष विभाग में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद में। इन स्पेस का बात करते हैं इसका जियो स्पेशल वर्ल्ड फॉर लीडरशिप सेरेमनी का एम्स्टर्डम में हुआ था, नीदरलैंड में, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए DRDO से संबंधित कुछ जानकारियां रखते हैं। DRDO की स्थापना कब किया गया था? तो DRDO की स्थापना आपको 1948 में किया गया था। 1948 में किया गया था। 1 जनवरी 1948 को किया गया था। DRDO के वर्तमान में कौन सा प्रमुख है? तो डॉक्टर समीर बी कामत है। DRDO के प्रमुख। और DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य जो है वात्सल्य मूल्य विज्ञान, जो है वात्सल्य मूल्य विज्ञान, इसका ध्येय वाक्य है। और दौलत कोठारी इसके पहले मुखिया थे। दौलत कोठारी इसके पहले अध्यक्ष हुए थे, इस बात को वर्तमान में कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत है। और इसरो की बात करते हैं दोस्तों। इसरो की गठन किया गया 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु के अंदर में है। और हेड कौन है? तो एस सोमनाथ है। ये सोमनाथ जो है इसरो के हेड हैं। और फर्स्ट हेड कौन थे? विक्रम साराभाई थे। इसरो के प्रथम हेड कौन थे? तो विक्रम साराभाई। वर्तमान में एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में, और ये आपको बेंगलुरु के अंदर में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2024 में लता दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया? तो अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किनको सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 किसने पुरस्कार जीत लिया है? मोहम्मद सलेम ने जीता। मोहम्मद सलेम ने कौन सा पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है, मोहम्मद सलेम को दिया गया है। और बात करते हैं, हाँ यहाँ पर देखेंगे भूटान का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो जो है, द ऑर्डर ऑफ ड्यूक गैल्पो, ये जो है भूटान का सर्वोच्च सम्मान जो है किसको दिया गया है? तो ये मोदी जी को मिला हुआ है। द ऑर्डर ऑफ ड्यूक गैल्पो प्रदान किया गया है। यह भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। और भूटान में ही ध्यान रखेंगे, वहाँ पर भूटान की राजधानी थिम्पू में वो सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल बनाया गया है, वो चर्चा का विषय बना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैन धर्म
जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंशियल गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएसए में। तो धर्म गुरु लोकेश मुनि को किस देश ने प्रेसिडेंशियल गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया है? यूएसए ने सम्मानित किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ ईयर किसको दिया गया है? तो नोवाक जोकोविच किस देश का प्लेयर है? तो सर्बिया के हैं। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो नोवाक जोकोविच को दिया गया। नोवाक जोकोविच को, ये सर्बिया देश के प्लेयर हैं। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर एतना बोनामाटी को, ये स्पेन का प्लेयर है। स्पेन के प्लेयर है। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? एतना बोनामाटी को दिया गया है। और 96वां अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? किलियन मॉर्फी ने जीता हुआ। किलियन मॉर्फी 96वें ऑस्कर विजेता कौन? तो अभिनेता में ऑस्कर विजेता के ऑस्कर पुरस्कार में किस अभिनेता को दिया गया? तो किलियन मॉर्फी को दिया गया। किस फिल्म के लिए? ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर को क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है। ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड मिला है। और उसी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है 96वें अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किलियन मॉर्फी को जो है ओपेनहाइमर मूवी का ये हीरो रहे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किस महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए 500 मिलियन डॉलर ऋण का उपलब्ध कराया है? तो एचडीएफसी बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए 500 डॉलर बिलियन ऋण उपलब्ध कराया है। तो एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक। बात करते हैं लेन देन वाला बैंक। लेन देन वाला कौन है? तो आईएफसी जो है तो लेन देन के मामले में आईएफसी जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आईएफसी जो है क्या? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। आईएफसी यह बैंक का हिस्सा। आईएफसी क्या है भाई? एक बैंक का हिस्सा है, विश्व बैंक का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे, ये आईएफसी किस का है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, आईएफसी किस का हिस्सा है? तो यह वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। ठीक है। और आईएफसी की स्थापना 1956 में किया गया था। 1956 में आईएफसी का स्थापना 1956 में किया गया था। आईएफसी किसको लोन देने वाली है? तो एचडीएफसी बैंक को जो है लोन देने वाली है। आपको कितना लोन देगी? 500 मिलियन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये पैसा जो है एचडीएफसी को दिया जाएगा और ये महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए ये मांगा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेन देन कैसा होगा? तो महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए 500 डॉलर मिलियन ऋण प्रदान किया जाएगा। यह लेन देन किसको मिलेगा? तो जिसके परिवार के लिए 3 लाख रुपए से कम हो यह लोन उसी को मिलेगा। चलिए अगली बात करते हैं। माइक्रो फाइनेंस को पूरे विश्व में शुरू होने वाला है। तो ये आपको माइक्रो फाइनेंस को पूरे विश्व में शुरू करने वाले हैं कौन? तो मोहम्मद यूनिस है। ये पूरा विश्व में जो है माइक्रो फाइनेंस को पूरा विश्व में शुरू करने वाले हैं। तो आपको मोहम्मद यूनिस करने वाले हैं। मोहम्मद यूनिस जो है किस देश के हैं? तो आपको बांग्लादेशी है। मोहम्मद यूनिस जो है बांग्लादेश के हैं। मोहम्मद यूनिस को 2006 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 में आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो अजय बंगा है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है? तो अजय बंगा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ललन टफ क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था। WTO पहले क्या था? तो गेट था। गेट जो था WTO पहले क्या था? गेट था। और ये इसका मुख्यालय पूछता है WTO का, तो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय पूछता रहता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में WTO में सदस्यों की संख्या कितना है? देशों की संख्या 164 है। 164 देशों की संख्या है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
IMF 1944 में इसकी स्थापना किया गया था। IMF की स्थापना 1944 में किया गया था और मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC है। IMF का जो है मुख्यालय, IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में देशों की संख्या कितना है? IMF में 190 है। IMF में 190 देश है। और IMF में नवीनतम देश कौन शामिल हुआ है? तो अंडोरा हुआ है। अंडोरा जो है IMF में 190वां कंट्री शामिल हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जारी करता है। तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा जारी किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और IMF जो है क्या बोलते हैं कि SDR बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था। SDR किसका हिस्सा है? तो आपको IMF का हिस्सा है। SDR जो पूछता रहता है तो ये आपको IMF का हिस्सा है, ये भी ध्यान रखेंगे। नबार्ड की स्थापना आपको इसके 12 जुलाई 1982 को किया था। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। और किसके सिफारिश पर ये नबार्ड की स्थापना किया गया था? शिवरामन समिति पे। शिवरामन समिति के सिफारिश पर आपको नबार्ड की स्थापना किया गया था। और संथानन CBI की स्थापना किया गया था। संथानन समिति आपको CBI और शिवरामन समिति नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुख्यालय मनीला फिलीपींस में ADB का मुख्यालय। और चावल अनुसंधान कहाँ है? तो आपको मनीला में है। चावल अनुसंधान मनीला विश्व है। और भारत में उड़ीसा के कटक में है। चावल के उत्पादक में पूछेगा भारत में, तो बांग्लादेश क्या बोलते हैं कि भारत में पश्चिम बंगाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। हाल ही में न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, गुवाहाटी में किया गया। आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन आपको गुवाहाटी में किया गया। तो असम की राजधानी गुवाहाटी में है। विश्व शर्मा वहाँ पर, हेमंत विश्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं असम के। और ये किसके अंतर्गत में आयोजित किया गया है? तो आपराधिक न्याय प्रशासन सम्मेलन का आयोजन आपको कानून मंत्रालय के आयोजित किया गया है, गुवाहाटी में किया गया था। और 1 जुलाई 3 नए कानून लागू किए गए थे, उसको नाम चेंज किया गया है। 1 जुलाई 3 नए कानून को लागू किया गया तो उसके नाम में चेंज में परिवर्तन किया गया। देखेंगे इसमें क्या है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये 3 नए कानून जो लाया गया था उसके नाम में चेंज किया गया था। भारतीय न्याय संहिता, उसके बाद भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक संहिता, ये 3 नाम चेंज हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके बारे में लोगों को समझाने और विकसित करने के लिए आपको बनाया गया है। बात करते हैं आपको श्रीलंका, सीता अम्मन मंदिर, ये श्रीलंका में है। सीता अम्मन मंदिर श्रीलंका में, जो कुंभाभिषेकम पूजा अभी हाल ही में हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, कुंभाभिषेकम पूजा हाल ही में श्रीलंका में हुआ है। और ये मंदिर का नाम क्या है? सीता अम्मन मंदिर, ये श्रीलंका में ये पूजा पाठ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 39 के ए में क्या बताया गया? आर्टिकल 39 के ए में क्या बताया गया? आर्टिकल 39 के ए में आपको निःशुल्क कानूनी परामर्श ले सकते हैं, कानूनी सहायता ले सकते हैं। 39 के ए में प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय की चर्चा किया गया? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन से दोस्तों? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता की बात करते हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। न्याय 2 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार के। न्याय में कितना लेटर? तो न्याय में 3 लेटर। फ्रीडम में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है प्रस्तावना में। चलिए बात करते हैं अगले, न्यायपूर्णावलोकन की बात करते हैं। न्यायपूर्णावलोकन आर्टिकल 13, न्यायपूर्णावलोकन की जानकारी में आर्टिकल 13 के अंतर्गत में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया था। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे के रूप में मनाया गया है, 18 मई को। और पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? पहली बार 1977 में मनाया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 मनाया गया था और 18 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे 18 मई को ये मनाया गया था संग्रहालय दिवस। इसका थीम क्या था? तो शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रयोगशाला, शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। 18 मई को ध्यान रखेंगे 18 मई को एक और सा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाते हैं। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में मनाते हैं। और एड्स दिवस पूछेगा, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। लेकिन वैक्सीन डे है ना, एड्स वैक्सीन डे आपको 18 मई को आपको विश्व संग्रहालय दिवस मनाते हैं। और विश्व संग्रहालय दिवस का थीम 2024 में क्या रहा है? तो शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। और इसकी पहली बार शुरुआत 1977 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन देखेंगे। प्रेस फ्रीडम सूचकांक, प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता 3 मई को। अब प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 159वें स्थान पर है। और बात करते हैं रेड क्रॉस और थैलेमेसिया डे मनाते हैं। रेड क्रॉस और थैलेमेसिया डे को मनाते हैं तो 8 मई को मनाया जाता है। ये डेट याद रखें। नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपको 11 मई को मनाया जाता है। नेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। नेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली, विश्व परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं 15 मई को। परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपको 15 मई को मनाते हैं। और माउंट एवरेस्ट दिवस आपको 29 मई को मनाते हैं। माउंट एवरेस्ट 29 मई को मनाते हैं। एंटी टबैको डे आपको 31 मई को मनाते हैं। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई। माउंट एवरेस्ट आपको 29 मई को। 15 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 12 मई को नर्स दिवस। 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। रेड क्रॉस और थैलेमेसिया दिवस आपको 18 मई को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपको 3 मई को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट दिवस था, इस जानकारी ले लिए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट जानकारियाँ अब चलते हैं। यहाँ पर आइएगा कि बताना है कि फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा व्यापार किस देश के साथ किया गया है? तो चीन के साथ व्यापार किया गया। पार्टनर कंट्री कौन है? तो ये फाइनेंशियल ईयर में सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कंट्री कौन है? तो चीन है। और भारत के 50वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 50वीं ग्रैंड मास्टर आपको पी श्याम निखिल बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेला सुरंग सबसे ऊंचा सुरंग है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा सुरंग सेला सुरंग के रूप में मान्यता मिल गया है। और दोस्तों इसकी बात करते हैं, ये आपको कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है सेला सुरंग। रफा शहर कहाँ है? गजा में है। गजा देश में रफा शहर कहाँ है? तो गजा में है। और रफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हो गया है। इसलिए आपको शहर के बारे में ये पूछ सकता है, रफा शहर कहाँ है? तो आपको गजा में है। नेपाल में जानते हैं कौन सा महोत्सव मनाया? माता तीर्थ औंसी महोत्सव मनाया गया। माता तीर्थ औंसी महोत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया है। और जो है बताना है कि चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की योजना बनाया हुआ है। तो रेलवे सिस्टम कहाँ बनाया जाएगा? चंद्रमा पर बनाया जाएगा। और कौन बनाने वाला है? तो नासा जो है रेलवे पर पहला जो है रेलवे सिस्टम बनाया जा रहा है, नासा। और बात करते हैं, चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है तो इदरिस डेबी ने जीता हुआ है। ये सैनिक तनसा जो थे इदरिस डेबी, ये चाड के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, चुने गए हैं। और बात करते हैं देश का सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय वॉलीबॉल के कोच किसको नियुक्त किया गया है? वॉलीबॉल के कोच नियुक्त किया गया है स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है। स्कॉट फ्लेमिंग को जो है ध्यान रखेंगे, भारत की पुरुष हॉकी बोल रहे हैं, वॉलीबॉल में आप कमेंट करके बताएंगे कितने प्लेयर होते हैं, और बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। तो बास्केटबॉल क्या आपको कोच नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्य अकादमिक फेलोशिप किसको सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी फेलोशिप किसको दिया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को दिया गया। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। और मेघालय की पहली डीजीपी कौन बनी है? तो महिला डीजीपी बनी है
मेघालय की इदा सीसा नोगरेंग बनी हुई है। इदा सीसा नोगरेंग बनी हुई है, मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी हुई है। और किस राज्य सरकार के द्वारा पेरू लाओ पैसा पाओ उत्तराखंड सरकार के द्वारा पेरू लाओ चीड़ के पत्ता जो होता है उसी को पेरू लाओ पैसा पाओ, क्योंकि जो जंगलों में आग लग जा रहा था। और उत्तराखंड में एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक मिशन चलाया गया था, बंगी बकेट जो चलाया गया था ऑपरेशन में, ये चलाया गया था उत्तराखंड में ही चलाया गया था। रूस के रक्षा मंत्री कौन? आंद्रे बेलोसेवो। रूस के रक्षा मंत्री कौन नियुक्त किया? आंद्रोई बेलोसेव। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा जनरेटर के रूप में कौन सा देश जापान को पिछाड़ दिया है? तो आपको ये जापान को पीछे छोड़ते हुए अपना भारत जो है तीसरा ये जो देश बन चुका है, तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा जनरेटर के रूप में यह भारत निकल चुका है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंशियल ईयर में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कंट्री कौन बना था? चीन बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अरब वाला शहर, अरब न कि अमीर शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। अमीर शहर जो न्यूयॉर्क है, भारत में आपको मुंबई है। पनामा के राष्ट्रपति किसको चुना गया? पनामा के राष्ट्रपति चुने गए हैं जोस राउल मोलेनो को बनाया गया है। पनामा के राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? जोस राउल मोलेनो को बनाया गया है। और बताना है कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम क्या है भीष्म का सफल परीक्षण किया गया? आगरा में। तो भारतीय वायुसेना के लिए पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया गया, आगरा में किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर का सबसे बड़ा पार्टनर कंट्री आपको चीन हो गया। तो ये तो क्वेश्चन हो चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए यहाँ तक ले समाप्त हो गया। और आज का इम्पोर्टेंट ये जीके जीएस और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक ये प्रोवाइड किया गया था। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और पहली बार जुड़ रहे होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक लिए अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।